नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी दरमियान। तो आइए सुनते हैं कहानी। प्रवेश द्वार पर मुस्तैद खड़े वॉचमैन मनशाराम की तरफ उसने वाउचर कॉपी बढ़ाई। मनशाराम ने परिचित मुस्कान से अपनी खिचड़ी मूछों वाला चेहरा भिगोया और आहिस्ता से पत्रिका में दबी स्लिप खींच ली। वह लगभग तुनक भरी चाल में बरामदे की सीढ़ियां उतरने लगी। प्रवेश द्वार पर स्लिप देने के लिए ठहरना उसे बड़ा बेहुदा लगता, सही शब्दों में अपमानजनक। कोई नियम है, अखबार के दफ्तर में काम करो और अपनी ही पत्रिका आप बगैर इजाजत के बाहर नहीं ले जा सकते। हर महीने यही दोहराया जाता। हर बार ऐसा करते हुए उसे यही महसूस होता कि उसकी ईमानदारी को कागज की एक चिट से आजमाया जा रहा है। फिर भी संदेहास्पद स्थिति उस पर जारी है। आधी सड़क पार कर वह सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर पर खड़ी हो बाईं ओर के यातायात को घूरने लगी। यातायात का सिलसिला टूटता नहीं दिखा। पार कर पाने का इस वक्त एक ही उपाय था कि सिग्नल पर ठहरो के साथ लाल बत्ती जलती। यातायात रुकता तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ने लगती और फिर ठहर जाती। जेब्रा लाइन तक पहुंचकर सड़क पार करने की जहमत कौन उठाए। हालांकि यह तरीका यातायात के नियम के विरुद्ध है और अचानक धाड़ पड़ने पर कई दफे कई लोग नियम तोड़ते पकड़े गए और बाकायदा उन्हें पुलिस चौकी ले जाकर जुर्माना वसूला गया। इस कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ा गया कि आइंदा वे सड़क पार करने के लिए जेब्रा लाइन का ही इस्तेमाल करेंगे। उसे इस बात पर हंसी आती है कि कायदे कानून बना देने मात्र से क्या नागरिकों में जागरूकता पैदा हो जाती है। वही हुआ। सिग्नल पर लाल बत्ती जलते ही यातायात रुक गया। पीछे तेजी से बढ़ी चली आ रही गाड़ियां चींटियों की रफ्तार में बदलती ठिठकने लगीं। वह गाड़ियों के बीच से निकलते बचते सड़क पार कर फुटपाथ पर आ गई और तेजी से डग भरते हुए वीटी स्टेशन पर चलते हुए अचानक उठी मरोड़ ने उसकी चुस्ती शिथिल कर दी। चलती नहीं, अगल बगल भागती भीड़ के संग होड़ करती वह रुकी नहीं। मरोड़ ने उसे असमंजस में डाल दिया। पीड़ा पेट में घुमड़ती, कूल्हों की ओर पसरती, थकी जांघों में टूटन सी उतरने लगी। चेहरे पर कसैला विषाद खिंचाया। मरोड़ की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं, इस आशंका से त्रस्त हो कि कहीं जांघों के रगड़ने से रिश्ता पसीना भी हो सकता है। मगर वह इतनी थुलथुल नहीं कि चलते हुए जांघें रगड़ खाएं। मरोड़ और कुछ नहीं, उन्हीं संकेतों को पुष्ट कर रही है। ईश्वर, वह घबराई। छी छी, क्या तमाशा है यह। कैसी कैसी इल्लतें लगी हैं उनके पीछे। क्यों हुई वह औरत जात। औरत होना नरक है, नरक। कार्यालय से छूटे इर्द गिर्द चलते हुए मर्द थकान के बावजूद कितनी चुस्ती से लवरेज लोकल पकड़ने को आगे बढ़े जा रहे हैं। निश्चिंत, निर्द्वंद्व। एक वह आशंकित, सहमी, चौकन्नी, दुखी। चलती नहीं, लिथड़ती घिसटती। उसे लगा कि वह फुटपाथ पर नहीं, खेल के मैदान में सम्मिलित दौड़ में शामिल है, जिसमें दौड़ते हुए पुरुष हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सारी की सारी दौड़ती औरतें दौड़ती नहीं, लंगड़ाती। कार्यालय में मेज पर सिर गड़ाए अपने स्तंभ के प्रूफ देखते हुए वह कुछ अतिरिक्त थकान निरंतर अनुभव करती रही। सोचने का समय नहीं था। दोपहर में खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। उस समय लगा कि पेट कुछ भारी है, बदहजमी भी हो सकती है। रात में स्वादिष्ट बने छोले बासी न बचें, इस चक्कर में ज्यादा ही खा लिए थे। हो सकता है पेट का भारीपन उसी वजह से हो। समस्या यह है कि आशंका सही हो या गलत, उसे समाधान के लिए खुद को देखभाल कर तसल्ली करना बेहद जरूरी है। घर पहुंचते पहुंचते उसे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। स्टेशन पहुंचने के लिए भी अभी उसे 8-10 मिनट और चलना होगा। विकल्प दफ्तर ही है। पलटी तो बमुश्किल 2-3 मिनट लगेंगे। दफ्तर ही लौटना बेहतर होगा। खतरा मोल नहीं ले सकती। कहीं साड़ी दाग धब्बों से भर गई तो रास्ता चलना दूभर हो जाएगा।
औरतें चाहे भीड़ में चल रही हों या भीड़ भड़क्के से दूर, पुरुष उन्हें घूरने से नहीं चूकते। वैसे भी अधिकांश पुरुष उसे रावण के वंशज प्रतीत होते हैं, जिनकी 10 जोड़ी भुजाएं ही नहीं 10 जोड़ी आंखें भी हैं, जो राडार की भांति स्त्रियों की गतिविधियों को सूंघती, बारीक से बारीक हरकत को दर्ज करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी ने उसे घूर भर दिया तो वह लज्जा से गड़ ही जाएगी। वैसे वह बड़े मस्त स्वभाव की लड़की है, मगर अपने प्रति कहीं सतर्क भी। किसी समय उसे अपने ऊपर गड़ी नजरों का एहसास हो जाए, बस एकदम से असहज हो उठती है, हाथ पांव ठंडे हो जाने की हद तक। दफ्तर लौट चले, पर अभी अधिकांश लोग दफ्तर से निकल रहे होंगे। उसकी आदत है 5 बजने में कुछ मिनट शेष रहते ही वह अपनी मेज सरिया दराजें बंद कर उठ देती है। उसे वापस घुसता हुआ देखकर उन्हें अचंभा होगा। मनशाराम जरूर चौंकेगा। चौंकेगा तो चौंके, लोगों की चिंता क्या उसे इस सीमा तक करनी चाहिए? यही सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। कुछ हो न हो, औरों का अच्छा बुरा लगना पहले सताने लगता है। वैसे चिंता निर्मूल नहीं, चिंता करने के उसके पास प्रामाणिक आधार हैं। लड़कियों के मामले में उसका कार्यालय कुछ अधिक ही बदनाम है। लड़कियां भी कम त्रस्त नहीं, वह स्त्री होने के बावजूद महसूस करती है। कुछ कन्याओं ने पत्रकारिता को बतौर फैशन अपनाया हुआ है और मिजाज निर्धारित किया है बोल्डनेस। किसी महिला पत्रकार से ही उसकी मुठभेड़ हो जाए और वह अर्थपूर्ण ढंग से जुमला उछाल दे, भाई सब एडिटरों को ओवरटाइम करना नहीं पड़ता, तो कोई आश्चर्य नहीं। भले ही संपादकीय विभाग की मानसिकता निहायत बदबूदार है, पर जहां तक उसके बॉस का सवाल है, अन्य संपादकों की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा काफी उजली धुली है। वह अंग्रेजी में होती और खुदा न खास्ता अखबार में कार्यरत होती तो निसंदेह दफ्तर खत्म होने के बाद उसके संपादकीय मेज पर बने रहने या वापस लौटने पर दूसरे रोज वह स्वयं सनसनीखेज खबर होती। उसके बॉस पर लड़कियों की अत्यंत निराशाजनक प्रतिक्रिया है। ही इज स्मार्ट लल्लू। दाना जो नहीं डालता वह इन कंधे उचकाऊ हाव भावों से चिकनी चुपड़ी छोकरियों को, और तो और वह अपनी साथिनों को ही नहीं समझ पाती। आखिर वे अपने साथ किस तरह के सुलूक की अपेक्षा करती हैं? जो उन्हें लिफ्ट देता वह चालू है, और जो उनके लटकों झटकों की गिरफ्त में नहीं फंसता वह लल्लू। उफ, विचारों की अनर्गल रस्साकशी से ऊबी वह। उसे तुरंत फैसला करना है, दफ्तर लौटे या आगे बढ़े। उधेड़ बुन में कुछ और आगे निकल आई है, पलटना ही होगा। मगर यह हो कैसे गया? जहां तक उसका अनुमान है, तारीख में अभी समय है। यह भी हो सकता है इधर कुछ ज्यादा ही व्यस्तता में वह सही तारीख याद रखना भूल गई हो, वरना ऐसी असावधानी होती नहीं। समय नजदीक होता है तो वह अपने दफ्तरी तामझाम के साथ साथ पैड रखना नहीं भूलती। यह संयोग की ही बात है कि अब की न उसे तारीख याद रही न कपिल को ही, वरना वे उसे छिछले परिहास के साथ पहले से ही आगाह कर देते। भाई अपना लंगोट रख लो आकांक्षा। कपिल के परिहास पर वह अक्सर खींच उठती। इतना गंदा लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो? याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास यही एक तरीका है? कमाल करती हो तुम भी। ढीठ मुस्कुराहट चेहरे पर लपेटकर वे हंस पड़ते। एक तो तुम्हें जहालत से बचाता हूं और तुम, खैर मैं भी तो सुनूं कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे। जो भी कहते होंगे, बहरहाल तुम अंग्रेजी का ही शब्द इस्तेमाल किया करो। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये छिछोरापन। पति पत्नी के बीच क्या कोई भद्रता नहीं बरती जानी चाहिए? पति पत्नी के बीच? कपिल गंभीरता ओढ़ने की असफल चेष्टा करते। भला पति पत्नी के दरमियान गंदा और अश्लील क्या होता है? तुमसे तो बहस करना फिजूल है। वह निरुपाय सी हथियार डाल देती। चलो नाराज मत हो। वे उसकी तनी हुई भ्रकुटियों को सहज करने की मंशा से परिहास पर उतर आते। आज से हम गंदी बात नहीं करेंगे, बस गंदे काम करेंगे। अब तो कोई ऐतराज नहीं। तुनक फिर भी नथनों पर तनी रहती। मुझे क्या,
जो जी में आए कहा करो। वह तुनकना न छोड़ती। कपिल की परिहास प्रवृत्ति में कोई अंतर न पड़ता। 2-3 दिन मुश्किल से बीतते कि वे छेड़ भरे अंदाज में पूछ बैठते, अरे भाई, तुम्हारी स्वेज कैनाल का क्या हाल है? बुरा। वह पिछली बातों को आज की मुसीबत से जोड़कर मन ही मन बुदबुदाई। यातायात ने फिर उसे दफ्तर के सामने वाले फुटपाथ पर अटका दिया। दृष्टि ने दफ्तर के प्रवेश द्वार को टटोला। अनुमान सही था। लोग बिरल भीड़ की शक्ल में बरामदा उतर रहे थे। किसी परिचित से मुठभेड़ हो जाने की आशंका ने उसे फिर असमंजस की स्थिति में ढकेल दिया। उनकी ओर से आते हुए किसी सवाल का उसके पास जवाब क्या होगा? किसी की प्रतीक्षा कर रही हो? आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था उसे। आवाज पहचान ली उसने। बंधी हुई दिनचर्या में आपाद मस्तक डूबी महीने में 25-26 दिन उसे आभास ही नहीं होता कि वह स्त्री है और उसकी नितांत भिन्न प्रकृति है। कूट कूट कर स्त्री होने का बोध कराती, वितृष्णा पैदा करती, पीड़ा का इंच इंच कतराता दुष्चक्र सहिष्णुता से महीने दर महीने, साल दर साल खनन कर उसे गहरा चौड़ा पुख्ता करता, समर्थ बनाता इतना कि वह घोर से घोर कष्ट के संघारक प्रहार को कवच की भांति झेल जाए। उफ, उसे अपने आप से घृणा होती है। एक घिनौना गिजगिजा एहसास अपने में लिथाड़ता, तमाम दर्द निवारक गोलियां गटक लेने के बावजूद उसे उस बोझ से मुक्त नहीं करता। तनाव बिच्छू के विष सा चढ़ने लगा। कला विभाग का सिराज था, कुछ तो कहना ही होगा। कह बैठी, मालिनी कुछ भूल गई दराज में, लौटकर लेने गई है। समझ में नहीं आया कि सरासर झूठ किस लिए और किस भय से बोल गई, वह भी सिराज से। कह देती कि जरा दफ्तर लौटकर बाथरूम जाना चाहती है। लोकल ट्रेनों में तो बाथरूम होता नहीं। सिराज भला क्या अनर्गल सोच लेता। पता नहीं मन में क्या आया कि सिराज से बोली, चलिए स्टेशन चलते हैं, मालिनी बहुत वक्त लगा रही है, मेरी लोकल छूट जाएगी। देर हो जाने पर मिनी बहुत हुड़कती है। सिराज साथ साथ चलने लगा। मिनी के प्रसंग पर उसने दिलचस्पी भरी उत्सुकता दिखाई। कितनी बड़ी हो गई मिनी? बहुत भाई, 1.5 साल पूरे करने वाली है इसी साथ को। जवाब दे रही सिराज को, मगर दिमाग चल रहा, क्या करेगी अब? एक और तिनका है, स्टेशन पर बना महिला प्रतीक्षालय। तसल्ली हुई, वहीं जाकर खुद को देख लेगी। हालांकि महिला प्रतीक्षालय के नहान घरों और पाखानों की जो दुर्व्यवस्था है, स्मरण मात्र से ही रोंगटे खड़े हो गए। नथुनों में अजीब सी दुर्गंध भर गई। फिनाइल नहाई। मन हुआ कि गंदगी के स्मरण से जो कसैली मितलाहट मुंह के भीतर पनिया रही है, उसे फुटपाथ पर थूक दे, नहीं तो सिराज से बातें नहीं कर पाएगी। रहा नहीं गया, बेचैन हो फुटपाथ के कोने की ओर बढ़ी और थूक कर वापस सिराज के निकट लौट आई। चलो, उसके इस आचरण पर सिराज का विशेष ध्यान नहीं गया। गया भी हो तो वह अपनी सोच में डूबा सा लगा उसे। वैसे सिराज का एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया विहीन होना उसके लिए अचरज की बात अवश्य थी। 2 खूबियां हैं उसकी, चुप वह कभी रह नहीं पाता और अपनी बहक में बोलते हुए कभी किसी के अच्छे बुरे लगने की परवाह भी नहीं करता। खैर, चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। दफ्तर वालों की मानसिकता से वह बड़ा ऊबती है। वे चाहे दुनिया के किसी कोने में मिल जाएं और चाहे जिस विषय से बातचीत आरंभ करें, घूम फिरकर सुई वहीं अटक जाती। अब की बोनस कितने प्रतिशत मिल रहा? पालेकर अवार्ड का फैसला तो हो ही नहीं रहा। हो गया तो समझो लॉटरी खुल गई। नयों को कितना फायदा होगा, पुरानों को कितनी रकम एक मुश्त मिलेगी। कौन सी लड़की किस पे फ्लर्ट कर रही है? फलाने संपादक ने तो हद ही कर रखी है, सरेआम केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है। ऐन मौके पर अचानक कोई मिलने पहुंच जाए तो पिए थपलियाल केबिन के बाहर से ही उसे टरका देता, साफ जरूरी काम में बिजी हैं, पिच्छू आओ। आखिर अपनी तर्ज में सिराज का मुंह खुला, कल तुम्हारे विभाग में काफी हंगामा हुआ। उतर आए ना रंडी रोने पर।
चिढ़कर वह आहिस्ता से अपने भीतर खुसखुसाई, मगर प्रत्यक्ष में विस्मित होती सी बोली, हंगामा? क्यों, कल दफ्तर नहीं आई तुम? आई थी। ओह, तुम्हारा मतलब है नलनी वाला प्रसंग। उसने जानबूझकर याद न आने का नाटक किया, जैसे कल वाली घटना उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण न हो। सिराज को अपनी बात का इस हद तक सामान्य लेना कुछ अखरा। कल पूरे दफ्तर में सनसनी थी। दफ्तर में सनसनी का तो यह आलम है कि लोगों की छींक से भी पैदा हो जाती है। एकाएक उसे एहसास हुआ वह सिराज से रूखी हो रही है। फौरन उदार हुई, स्वर को यथासंभव अपनत्वपूर्ण बनाया। देखो सिराज, हंगामा कैसा? नलिनी और बत्रा में जरा जमकर तनातनी हो गई। फिर अपनी ही प्रतिक्रिया जरा और जमकर को स्पष्ट किया। ऐसे मनमुटाव तो अक्सर हर विभाग में होते रहते हैं और उसका कारण होते हैं व्यक्तिगत आक्षेप। तुम्हारे कला विभाग में भी ऐसी घटिया हरकतें करने वालों की कमी नहीं। बत्रा ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम शायद जानते हो या ना भी जानते हो, नन्ही को छिछोरापन बर्दाश्त नहीं। फिर लोगों को क्या पड़ी है उसे कुरेदने की? जिन बातों से उसे चिढ़ है, जिनका जिक्र तक उसे बर्दाश्त नहीं, उस दुखती रग पर उंगली रखने का अर्थ? देखो आकांक्षा, सिराज ने बगैर किसी उत्तेजना के उसे टोका। नलिनी को कुछ भी हो, इतना आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए था। मुंह से तकरार हो रही थी। बत्रा पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? यही दिखाने के लिए ना, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूं। दफ्तर की भी मर्यादा है। वह तनिक उत्तेजित हो उठी। माना दफ्तर को अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, पर किसी लड़की पर समलैंगिक होने का लांछन लगाया जाए और कहा जाए कि आपके पति आपसे तलाक लेने की यही वजह बतलाते फिर रहे हैं, तो मैं तो कहती हूं नलनी की जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो मात्र एक थप्पड़ से ही अपने अपमान का बदला न लेती, सीधा सैंडल उतारकर जुट जाती। सिराज, साथ काम करने वाली औरतों के लिए यह हक आपको कहां से मिल जाता है कि आप कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर उनकी निजता को सरेआम उछालें? और मान लो इसमें सच्चाई भी हो, तो उसे सबके सामने उजागर करने से आपका मंतव्य? अच्छा ही किया उसने, औरों के लिए सबक हो गया। सिराज को निराशा हुई। गर्मा गर्म बहस में फंसने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। आकांक्षा का इस हद तक आक्रोशी हो उठना भी उसके लिए अप्रत्याशित था। उसे लगा था कि आकांक्षा जरूर कल वाली घटना पर कोई मसालेदार टिप्पणी व्यक्त करेगी, जो अधिकतर महिलाओं की कमजोरी होती है। वैसे वे चाहे आपस में कितनी ही गहरी दोस्त क्यों न हो, पर टीका टिप्पणी का सुअवसर हाथ लगते ही उनके अपने ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंदिता में उतर आते हैं। आकांक्षा ने अब तक अपने को संयत कर लिया। सिराज की चुप्पी खली। सोचा कि औरों के लफड़ों में पड़कर उन्हें आपसी संबंधों को कलहपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। चलो छोड़ो, बताओ तुम अपने चित्रों की प्रदर्शनी कब कर रहे हो? मुझे यह भी नहीं पता कि वह तलाकशुदा है। वह अभी उसी प्रकरण में फंसा हुआ था। चित्रों की प्रदर्शनी वाली जिज्ञासा पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने महसूस किया इस वक्त सिराज का पूरा पूरा ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि इन बातों से उसके मन में सिराज के प्रति धारणा न बिगड़ जाए, वह उसे घटिया न शुमार करने लगे। सिराज की बरसों पुरानी आदत है, उसके द्वारा झिड़क दिए जाने या फटकार दिए जाने को वह बड़ी अहमियत देता और अपने समझदार, शालीन और अलहदा होने के पक्ष में बतौर सफाई दलीलें प्रस्तुत करने लगता। वह समझती है उसके प्रति वर्षों पुराना सिराज का आकर्षण अभी भी जिंदा है। जिस साथ उठने बैठने को वह कार्यालयी मित्रता की व्यवहारिकता के रूप में लेती रही, सिराज के लिए मोहब्बत और जिंदगी जैसे मायनों से खुनकदार हो उठे थे। अपने प्रति उनकी गलतफहमी तोड़ने के बावजूद सिराज को वह अब भी मोहाविष्ट पाती है। पिछले दिनों नलनी ने उससे सिराज की शिकायत की थी। यह सिराज क्या चीज है भाई, तुम्हारा काम तो फटाफट कर देता है, मुझसे क्या खुन्नस है भाई को।
मामूली मामूली सी साज सज्जा के लिए भी परेशान करता है। प्रतिक्रिया में वह मात्र मुस्कुरा कर रह गई थी। नलिनी जो एक बार शुरू हुई तो बंद होने से रही। ऐसे ऐसे ऊद बिलाव पल रहे हैं इस दफ्तर में जिन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, बस जी हुजूरी खाने की आदत पड़ गई है इन्हें। अपन तो आकांक्षा बड़े अनफिट हैं इस म्यूजियम में। पापी पेट का सवाल है जी, वरना कब की राम राम कर लेते। हाथ जोड़ दिए नलिनी ने। दफ्तर में दूसरा या तीसरा दिन था नलिनी का, ठीक से याद नहीं, पर उसकी वह धाकड़ मुद्रा याद है अब तक। मैं उस मेज पर नहीं, तुम्हारी मेज पर तुम्हारे सामने ही बैठूंगी कहकर वह जैसी आत्मविश्वासी मुस्कुराहट में मुस्काई थी, वह उसके बेबाकपने पर रीझ उठी थी। शौक से, कश्यप राजी है कि आप, उसने संकोच से भरकर कहा था। नलिनी के बैठने की व्यवस्था कश्यप के मेज पर की गई थी। वे कौन हैं? हमने बॉस से कह दिया। काम समझने में मैं समझदार व्यक्ति की सहायता लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। अपनी प्रशंसा ने उसे मुदित किया था। उसके तराशे हुए दबंग व्यक्तित्व पर वह मोहित हो उठी थी। विभाग में महिलाएं बहुत थीं, मगर उनमें से कोई भी उसे ऐसी नहीं लगी जिनसे बराबरी के स्तर पर मिला जा सके। थोड़ी ही देर में अनुमान हो गया कि नलिनी की धारणा पुरुष सहकर्मियों के प्रति रुक्ष ही नहीं, कुंठा की हद तक दुराग्रही है। कारण उसे मात्र यही लगा, उसका कड़वाहट भरा अतीत। उसे याद है, आए दिन नलिनी के विरुद्ध होने वाली टीका टिप्पणी और उन्हें बॉस तक पहुंचाने की घटिया प्रवृत्तियों से ऊबकर उसने उसे समझाना चाहा था। वरिष्ठों को महत्व दिए बिना तुम न सहजता से विभाग में काम कर सकती हो, न तुम्हें इसकी सहूलियत ही दी जाएगी। स्वयं को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लो। दफ्तर तो दफ्तर ही है, फिर कोई तुम्हारी धौंस में आए ही क्यों, या कायदे से तुम उन पर अपने को थोपो ही क्यों। वह एकाएक आवेश में हो उठी थी और इतने तेज तेज स्वर में बोलने लगी थी कि पूरे विभाग के कान खड़े हो गए। मुझे दफ्तर में किस तरह रहना चाहिए यह तुमसे नहीं सीखना होगा। नौकरी में पहली दफे नहीं कर रही। उसने खिसियाकर मेज पर फैले हुए कागजों के ढेर में चेहरा गड़ा लिया और अपनी आहत मनः स्थिति को व्यस्तता में डुबो लेने की कोशिश की, मगर अपने से कहीं ज्यादा दुख उसे नलिनी की आंखों के कोरों पर सहसा तैर आए जलकणों को देखकर हुआ। आई एम अ साइकिक केस, प्लीज मेरी बातों को अन्यथा न लेना आकांक्षा। उसने कागजों के ऊपर रखे उसके हाथ पर अपनी हथेली रख दी थी। प्लेटफॉर्म की सीढ़ीदार बरामदे पर पांव रखते ही वह प्लेटफॉर्म की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। चलती हूं। अच्छा, सिराज ने संक्षिप्त प्रत्युत्तर दिया और आगे बढ़ गया। वह उसके आगे बढ़ते ही उसकी ओर मुड़कर खड़ी हो गई, आश्वस्त सी कि सिराज उसकी पिछाड़ अब किसी हालत में नहीं देख सकेगा। पलटकर उसे देखे तब भी अपने लंबे पल्लू से उसने अपनी पीठ को सावधानी पूर्वक आवृत कर लिया, इस तरह से कि पीठ के नीचे का हिस्सा भी ढका रहे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आदतन दृष्टि सूचना पट की ओर उठ गई। अपनी गाड़ी लगी देखकर वह गाड़ी पकड़ने का मोह त्याग नहीं पाई। मिनी का ख्याल प्रबल हो आया। उसके देरी से पहुंचने पर कैसे जार जार रोती है। महिला प्रतीक्षालय के पाखाने की दुर्गंध ने भी उसके मन को हुस्का दिया। फिर इस भीड़ भड़क्के में भला कौन किसको देखता है। वह नाहक तिल को ताड़ बनाकर चिंतित हो रही है। ठीक 6 बजे उसे शिशु विकास केंद्र से मिनी को ले लेना होता है। इस लोकल के छूट जाने से वह भी संभव नहीं होगा। दफ्तर में अगर जरा भी उसे इस इल्लत का पूर्वाभास हो जाता तो वह तत्काल कपिल को उसके कार्यालय फोन कर देती कि वह कुछ कारणवश सीधी घर पहुंचेगी। इसलिए कपिल कार्यालय से जरा जल्दी निकल और शिशु विकास केंद्र ठीक समय पर पहुंचकर मिनी को घर ले आए। अब अजीब असहाय स्थिति में फंस गई। दूसरे दर्जे के महिलाओं वाले डिब्बे में फुर्ती से दाखिल होते हुए अनायास बायां हाथ पीछे पहुंचकर कमर के निचले हिस्से को मुस्तैदी से टटोल आया। कहीं कोई बैठने के लिए सीट मिल गई उसे।
3 स्टेशन भी पार नहीं हुए थे कि उसे अपने नीचे किसी तरलता के एहसास ने कुछ अनमना कर दिया। उफ! दिमाग पर हथौड़े से लगे। क्षमा कीजिए। अपनी सीट पर से वह एकाएक उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पड़ोसन महिला से झिझकते हुए फुसफुसाकर पूछा, देखिए, जरा कहीं मेरी साड़ी तो नहीं भर गई। उसकी बात सुनकर महिला चौंकी, किंतु अगले ही पल उसका आशय भांपकर मुस्काई। दूसरों की पकड़ में न आए इस सतर्कता से निरीक्षण किया उन्होंने। फिर उसे बैठ जाने का संकेत कर झुककर उसके कानों में फुसफुसाई, हल्का सा स्पॉट है। उच्छ्वास निकल गया मुंह से। जिसका भय था आखिरकार वही हुआ। कहाँ जाएंगी? महिला का स्वर सहानुभूति से भर आया। सांता क्रूज। उतरकर टैक्सी पकड़ लें। स्टेशन से घर दूर है? जूहू चर्च के पास। महिला बातें करने के मूड में लगी। उसे इस पूछताछ से ऊब हो आई। उसने बैग से पत्रिका निकाल ली, पढ़ने का उपक्रम करने लगी। हालांकि पढ़ने का मन कतई नहीं हो रहा था, पर फिजूल की बातों से बचने का अन्य कोई उपाय भी नहीं। मन ही मन समय का हिसाब किताब लगाने लगी। तकरीबन 35 मिनट उसे बांद्रा पहुंचते लगेंगे। बांद्रा से ट्रेन बदलने और सांता क्रूज पहुंचने में लगभग 5 मिनट और। इतनी देर में निसंदेह उसकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे स्टेशन से लगा हुआ ही जुहू वाला बस स्टॉप है, पर आज तो इस स्थिति में बस स्टॉप पर खड़े रहना उसे खासी नुमाइश बना देगा। पड़ोसन यात्री का सुझाव दुरुस्त है। खैर, अगर वह सुझाव ना भी देती तब भी वह ऐसी हालत में टैक्सी ही पकड़ती। 8-10 रुपयों का सत्यानाश करने की हैसियत तो रखती ही है। दरअसल मेहनत से कमाए गए रुपयों का इस तरह जाया होना उसे तर्क संगत नहीं लगता। जहां बस द्वारा 20 पैसों से काम निकलता हो, वहां 8-10 रुपए निकल जाना अखरेगा ही। कपिल ऐसे मौकों पर उससे पूरी तरह असहमत होते हैं। उन्हें लगता है मुसीबत में फंस जाने पर जो पैसा खर्च होता है वह जाया नहीं होता, पैसों का सदुपयोग है। उसने पैसा पुराण को दिमाग से झटका और सोचने लगी कि इस इल्लत को लिए हुए ही वह शिशु विकास केंद्र जाकर मिनी को ले या पहले सीधी घर निकल जाए। उचित यही लगा कि घर पहुंचकर पहले नहा धो ले, तब मिनी को लेने शिशु विकास केंद्र जाए। ऐसे कुछ नहीं होने का उससे। अगर सीधे ही घर निकल जाती है तो निश्चय ही शिशु विकास केंद्र पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लेट हो जाएगी। 6 से 6:15 होते ही मिसेस हबेवाला की त्योरियां आसमान छूने लगेंगी। अपने को पन घर गृहस्थी करने को होता। तुम लोग सोच के रखेगा कि अपना बच्चा है, मजा में है, और जब भी मर्जी आएगा तभी लेकर आने को बांधा नहीं। पिच्चू सोचो, अमेरा क्या हालत होएगा। तुम्हेरा सर का 2-4 मदर लोग ऐसा ही करेगा ना, तो अपना तो भट्टा बैठ जाएगा। अभी कैसा बोलना, ये जो आया लोग हैं ना, बहुत हरामी हैं। 10 मिनट पन ऊपर रुकने को बोलेगा ना तो सीधा ओवर टाइम मांगते। क्या करने का, अभी बोलो। खैर, मिसेस हबेवाला के गुस्से को तो छोड़ो, मिनी क्या कम संवेदनशील है। पिछले दिनों की ही घटना है। वडाला के आसपास लोकल दुर्घटना की वजह से हार्बर ब्रांच की लगातार 3-4 लोकलें रद्द हो गईं। निरुपाय उसने चर्च गेट पहुंचकर लोकल पकड़ी। सारी हबड़ा तबड़ी के बावजूद मिनी के पास वह घंटे भर देरी से पहुंची। जैसे ही उसने शिशु विकास केंद्र वाली इमारत की पहली सीढ़ी पर पांव रखा, मिनी की किकियाती चीखें सुनकर उसका दिल दहल गया। ये 1.5 साल का छोकरी तुम्हेरा आने का टेम बहुत पहचानती। शाम से बोम बोम करके रखी है। नई आया मंगता, नई में। हबेवाला ने तौबा करने वाले अंदाज में कानों को हाथ लगाया। मिनी उसे देखते ही कैसी छाती से चिपक गई थी। मिनी सचमुच उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। दफ्तर से छूटकर वह मिनी के पास भागी भागी जैसे ही पहुंचती है, खिलौनों के ढेर को नकार कर डग डग करती भागती है उसकी ओर। फिर लाख मिसेस हबेवाला उसे अपनी गोद में आने के लिए फुसलाएं, तरह तरह के प्रलोभन दें,
मगर वह जो गलबहियां डालकर उससे चिपटती है, हरगिज नहीं पलटती। जैसे आशंकित हो कि एक क्षण के लिए भी वह पलटी तो कहीं मम्मी उसे दोबारा हबे वाला की गोद में टिकाकर न चल दें। अबोध बच्ची की समझदारी पर दोनों पति पत्नी चकित हो उठते। उनकी मजबूरी का एहसास कहीं उसके नन्हे मन को भी है। तभी सुबह व शाम से बिल्कुल विपरीत मिनी होती है। वह और कपिल दफ्तर के लिए निकलते समय मिनी को उसके तामझाम सहित शिशु विकास केंद्र पहुंचाने जाते। मिनी बिना किसी हील हुज्जत के हबे वाला की गोद में उतर जाती। उनके आग्रह पर उसे और कपिल को कई पप्पियां देती। मिसेज हबेवाला उनके नीचे उतरते ही उसे बालकनी में ले आती। वे नीचे ठमक कर ऊपर देखते सुनते हैं। मिसेज हबेवाला प्रशिक्षणी अंदाज में कहती, मम्मा पापा को एक फ्लाइंग किस तो दो मिनी। फौरन चाबी वाली गुड़िया सी मिनी अपनी गुलाब की पंखुड़ी सी हथेली सीप से होठों से छुलाकर हौले से उनकी ओर उछाल देती। कपिल के डग भारी हो उठते। छोड़ो भी है नौकरी फौकरी का चक्कर, घर बैठो, जैसे भी चलेगा चलाएंगे। सच इस गुड़िया को यूं छोड़कर जाना अखरता है। वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। कहे भी क्या, भावुकता बड़ी दयनीय होती है, सच्चाई तंग दिल, यही सोचकर चुप्पी साधे रहती है। घर के सामने टैक्सी से उतरते ही उसने सोचा, नहाते धोते अगर कपिल आ गए तो फौरन उन्हें ही शिशु विकास केंद्र मिनी को लिवाने दौड़ा देगी। जितना परेशान वह पूरे रास्ते आन पड़ी इस मुसीबत को लेकर थी, उससे कहीं ज्यादा उद्वेलित हो उठी मिनी के समय पर न पहुंच जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होने वाली हुड़कन को लेकर। व्यवस्थित होकर घर से निकलने तक कपिल घर नहीं पहुंचे। आमतौर पर वे 7:30 से पहले कभी घर नहीं पहुंचते। सड़क पर आते ही एक खाली टैक्सी पर दृष्टि पड़ते ही हाथ दिखाकर टैक्सी रोक ली उसने। पैदल भी जा सकती है। मुश्किल से 5-6 मिनट का पैदल रास्ता है शिशु विकास केंद्र का। मगर देर में देर करने से क्या फायदा। टैक्सी वाले से उसे 20 पैसे वापस लेने थे। न उसके पास छुट्टे थे न अपने पास। कोई दूसरा समय होता तो वह आसपास की दुकानों से छुट्टा करवाकर ही उसे पैसे देती। 20 पैसे कम नहीं होते। एक तरफ का बस का किराया निकल आता है। पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसने थमककर आसपास तैर रही ध्वनियों को टोहा। मिनी के रुदन का कोई कतरा उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन धीरज था कि वह उससे छूटकर पसीज रही हथेलियों में बर्फ सा पिघल रहा था। उसने 3-4 सीढ़ियां एक साथ फलांगी और दुमंजिला इमारत में लिफ्ट न होने की कमी को कोसा। अपनी शारीरिक अवस्था का भी ख्याल रखा कि ऐसी नाजुक स्थिति में उसे एक साथ इतनी सीढ़ियां नहीं फलांगनी चाहिए। बैठे बिठाए किसी और संकट में भी फंस सकती है वह। दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल पर लगातार अंगूठा दबाए रही। अपनी अधीरता का आभास उसे स्वयं हुआ। प्रत्युत्तर में हबे वाला का अत्यंत खींच भरा स्वर दरवाजे की आड़ को चीरता उस तक दौड़ा आया। अरे बाबा, कौन है? काय के वास्ते इतना धांधल? दरवाजा तो खुलेगा च न, पन बेल जलेगा कि नहीं? वह बगैर उनसे मुखातिब हुए बच्चों वाले हॉल की ओर बेतहाशा लपकी। उसे आशंका ही नहीं विश्वास था कि उसकी प्रतीक्षा में रो रो कर बेहाल हुई मिनी हबेवाला की गोद में मिलेगी और त्रस्त मिसेस हबेवाला का पारा 7वें आसमान पर होगा। अवश्य ही उसे आखिरी नोटिस थमा देंगी। कल से अपना बच्चा का कोई दूसरा प्रबंध करो। हम बच्चा संभालने का जिम्मेदारी लिया है, माँ बाप का संभालने का नहीं। न मिसेस हबेवाला त्योरियां चढ़ाए हुए मिली, न उन्होंने उससे अन्यथा कहा सुना। हॉल का पर्दा हटाते ही वह भीतर के दृश्य को आवाक देखती रह गई। खिलौनों के ढेर से घिरी मिनी खेलने में व्यस्त थी। उसके पास बैठी थी मिसेस हबेवाला की बड़ी लड़की ग्रेस, किसी पत्रिका में डूबी हुई। उससे रहा नहीं गया। अपराध बोध और खिसियाहट में मिले जुले भाव से आक्रांत हो उसने पुकारा, मिनी। मिनी ने खिलौनों के ढेर से सिर उठाया, भी हंसते हुए उसे देखा,
फिर अपनी नन्ही हथेलियों में दबे रबड़ के कुत्ते को उसकी ओर उठाकर उसका पेट दबाकर छोटी आवारा थूथन सी गोल बना तुतलाई, बोबो बोबो। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।